Hello everyone. Today we will learn about the effects of friction as well as types of friction, and if possible then we will learn about the friction and accessory evil. Okay. So let's start without any ABC. We have to learn effects of friction. ऐसे भी हम लोगों ने जो पढ़ा उस केस में जब कोई बॉडी जो है एक दूसरे के ऊपर मूव करती है ना, तो ऐसे केस में आखिर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होते हैं उससे उस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, है ना, या जो हमारा जो वर्किंग एफर्ट है उसमें हमें क्या डिस्टरबेंस जो है वो मिलने वाली है। तो आप लोग गौर करते होंगे कि फ्रिक्शन के कारण ही, है ना, वियर एंड टियर होते हैं। चाहे वो हमारा कपड़ा ही क्यों ना हो, बार बार रब करने से, जब हम उसे क्लीन करते हैं तो रब करने से वो क्या होते जाते हैं, फ्रिक्ट करने से धीरे धीरे वो वीक होते चले जाते हैं और फाइनली क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। शूज़, है ना, सोल्स जो होते हैं शूज़ के, वो भी क्या होते हैं कि आपको वियर टियर होते रहते हैं। या फिर हमारे यहाँ जो व्हीकल्स में टायर वगैरह यूज होते हैं वो भी क्या होते हैं, वियर एंड टियर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जितने एनर्जी हम किसी मशीनरी पार्ट को देते हैं, है ना, कि अगर हमने उसे सपोज करो कि 100%, है ना, या टोटल अमाउंट जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसका हमें वर्क के रूप में मात्र जो है वो 90 to 95% या 98% ही एज ए रिजल्ट मिल पाता है ना। बाकी जो होते हैं हमारा दिया हुआ एनर्जी वो जस्ट लाइक अ वेस्ट। क्यों? तो ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। आप सपोज करो कि एक गाड़ी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ही, है ना, क्योंकि पहले कोई बॉडी रेस्ट से क्या होगा, मोशन में आएगा, तब जो है वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेगा और एक लॉन्ग डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा या कवर करेगा। ठीक है। लेकिन उसे रेस्ट से मोशन में लाने तक कुछ ना कुछ जो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। ठीक। यानी हमें 100% इफ़िशियंसी नहीं मिली, है ना। ये जस्ट लाइक आप ऐसा एग्जाम्पल लें कि गवर्नमेंट कभी किसी चीज़ के बारे में ऑर्डर करता है कि फलने पर्सन को, फलने फार्मर को इतना रुपया मिलना चाहिए, उन्होंने दिया भी, लेकिन उस तक उतना अमाउंट नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे महाजन बैठे हुए हैं जो वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ही सही। सपोज़ करो कि 1000 रुपया गवर्नमेंट ने भेजा और तुम्हें मिलते मिलते 1000 न मिल करके कितना मिला, 900 रुपीज़ मिले। तो बाकी के 100 रुपये कहाँ गए? तो वो बाकी जो रास्ते में लाते हैं उनका भी कुछ हिस्सा होता है, तो वही ले लेते हैं। सिमिलरली हमने जो एनर्जी दिया, चाहे वो जिस फॉर्म में दिया हो मशीनरी पार्ट को, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे रहे हो, फ्यूल के रूप में दे रहे हो, जिस तरह से दे रहे हो, है ना, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो टोटल 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट किस में चले जाते हैं, फ्रिक्शन से ओवरकम करने में ही चले जाते हैं। यानी जो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसमें पहला इफेक्ट क्या है, वियर एंड टियर। दूसरा क्या है, लेस इफिशिएंसी। और तीसरा जो होता है वो आप कभी भी फील कर सकते हैं, और ये होता है क्या, प्रोडक्शन ऑफ हीट। कि जब कभी कोई मशीनरी पार्ट वर्क करता है तो वो हीट हो जाता है। एक्चुअली में जब मशीन एक दूसरे के ऊपर रब करता है, फ्रिक्ट करता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, हीट एनर्जी में। जैसे व्हीकल्स, कोई मोटरसाइकिल वगैरह ही हम लोग चलाते हैं, देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो है उसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है ना। अगर यही वर्क जो है हमारा सिर्फ रोटेट करने में जाता, तो जहां हम 1 लीटर में 70 किलोमीटर जा रहे थे वो हो सकता है हम 75 चले जाते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मशीनरी पार्ट जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं या फ्रिक्ट करते हैं
तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और करने के केस में ये क्या करते हैं, उसी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीट के रूप में। ठीक है, तो कितने तरह के इफेक्ट होते हैं हमारे पास, 3 तरह के, या तो वियर एंड टियर होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, या फिर तीसरा प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास कौन कौन हो गए, पहला हो गया वियर एंड टियर। ठीक है, दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और तीसरा जो है हमारा ये होता क्या है, हीट प्रोडक्शन, कि बॉडी जो है वो हीट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, कि ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से हैं, क्या हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसे इरेज कर लें और आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये जो है आप गौर कीजिएगा कि जनरली 2 तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक। लेकिन बीच में भी एक ले लें और ये होगा लिमिटिंग। ये क्या होगा, लिमिटिंग। आप गौर करते हैं कि जब कभी कोई बॉडी रेस्ट में होता है और हम फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, बॉडी जल्दी मूव करने की कोशिश नहीं करता है। वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसके फ्रिक्शन या फ्रिक्टेड फोर्स के रिस्पेक्ट में हम उससे कहीं ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करें। अगर मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे 10 न्यूटन लग रहा है और हम उसे तब तक वहाँ से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम 10 से ऊपर का फोर्स ना उस पर अप्लाई करें। ठीक है, अगर 10 ही लगाते हैं तो वो बराबर होगा, बॉडी कभी मूव करने वाला नहीं है, रिजल्टेंट हमारा 0 होगा, क्योंकि 10 वो भी लगा रहा है, 10 हम भी लगा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स काम करने वाला है वो टोटली 0 है। ठीक है, अब आइए कि इसे हम डिफाइन कैसे करें। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच आर ऑलरेडी इन रेस्ट एंड वी वांट टू मूव इट, कि बॉडी जो खुद है क्या है, अभी रेस्ट में ही है और हम चाह रहे हैं कि उसे मोशन में ला दें। उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लग रहा है ना, जैसे इस दीवार में है ना, कि हमने फोर्स अप्लाई तो किया लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। अगर हम इसके फ्रिक्शनल फोर्स से कहीं ज़्यादा फोर्स, या मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता, अलमीरा है, गोदरेज है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी है, या कार ही है, बस ही है ना, वो तब तक मूव नहीं कर रहा, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि बॉडी जो है वो मूव करे। यानी कि व्हेन बॉडी इन रेस्ट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और हम ये हमेशा चाहेंगे कि बॉडी रेस्ट से क्या हो जाए, मोशन में आ जाए। ठीक, अब आते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, आप गौर करें कि सपोज मैंने इसे अपने पाम पे रखा, थोड़ा सा हम एंगल बना रहे हैं, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा, थोड़ा सा और बनाते हैं, थोड़ा सा और, है ना। आप गौर करें कि ये तब तक जो है मूव, अब जाकर के ये क्या हुआ, मूव किया। यानी द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन और अमाउंट, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस जस्ट बिफोर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे, जब तक ये रेस्ट में है तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये मूव करना शुरू किया उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी,
द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो नेक्स्ट टर्म हमारा आ रहा है ये है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ये होता है कि बॉडी इन मोशन, कि जब कभी कोई बॉडी मोशन में है, ऐसा नहीं है कि बॉडी मोशन में होता है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना। बॉडी रेस्ट में है तो भी फ्रिक्शन लगा, बॉडी अगर मोशन में है फिर भी लगेगा, है ना। जैसे आप ही लोग देखो कि स्कूल लाइफ सबसे अच्छी लाइफ मानी जाती है, और ऐसे केस में जो है हम लोग देखते होंगे कभी पार्क वगैरह में, कभी स्कूल में ही, है ना, झूले के ऊपर बहुत बार स्लाइडिंग करते रहते हैं, है ना। कि स्लाइडर जो हमारे यहाँ होते हैं स्कूल में या पार्क वगैरह में, तो उन सब पे हम लोग बार बार बैठ करके न जाने कितनी बार अपने कपड़ों को जो है ना, बलिदान किया है। और फ़क्र भी महसूस होते हैं जब हमारा शर्ट फट जाए, जब हमारा पैंट हल्का सा फट जाए, क्या मज़ा आता है ना। तो वो काइनेटिक ही फ्रिक्शन है कि व्हेन अ बॉडी रोल्स और स्लाइड्स ओवर द अनदर बॉडी, कि जब कभी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा हो या रोल कर रहा हो, मूव कर रहा हो, है ना, उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। या इसे आप यूं भी समझ लें कि व्हेन बॉडी इन मोशन, व्हेन बॉडी इन मोशन, कि बॉडी किस में है? मोशन में है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। उसे क्या हम कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब यही काइनेटिक फ्रिक्शन बाद में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह से भाई? तो एक हमारा हो गया स्लाइडिंग, और दूसरा जो होता है वो क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। Sliding friction, it means when a body slides over the another body, the force of friction applied between the contact surface, it is called sliding friction. Okay. नेक्स्ट जो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग जो साइकिल वगैरह चलाते हैं, बॉल बेयरिंग के ऊपर जो है वो रोल करते रहता है, ठीक है। या फिर व्हीलर वगैरह जो हम लोग के सूटकेस में, है ना, या बैग वगैरह में ही जो होते हैं उसमें लगे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो क्या करता है? रोल करता है, ठीक। तो व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द अनदर बॉडी, कि जब एक बॉडी क्या करता है? दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करता है, मूव करता है, रोटेट कर रहा है, तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इन सब के अलावा, ये सब तो जनरली हमारे सॉलिड के बीच लगने वाले हैं, ठीक है ना। इन सब के अलावा एक फ्रिक्शन और भी होता है जिसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा भाई? तो फ्लूइड फ्रिक्शन को ही हम कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? ड्रैग। अब फ्लूइड क्या होता है ये तो शायद आप लोग जानते हैं, है ना। फ्लूइड क्या होता है कि ऑल दोज थिंग्स दैट फ्लो, दुनिया में हर वो चीज़ जो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, चाहे ये लिक्विड हो, चाहे वो हमारा एयर हो, है ना, या गैसियस पार्टिकल हो, ये सभी के सभी क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। ये सभी के सभी क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। और जो फ्लो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड भी जो हैं आपको फ्रिक्ट करते हैं बॉडी को, ठीक है। इसका एहसास हमें तब होता है जब आंधी बहुत तेज़ से बहती है, या फिर कभी हम करंट में खड़े हों। करंट कहने का मतलब वाटर करंट, नदी की धारा के बीच अगर हम खड़े हैं तो उसमें जब वाटर फ्लो करते रहता है तो वो एक तरह का फोर्स हम पे क्या करते रहता है? अप्लाई करता है ना। और यही फोर्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, है ना, तो ये वियर टियर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द फ्लूइड, इट इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को हमने क्या कहा? ड्रैग कहा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में जो सॉलिड फ्रिक्शन थे उसमें ये स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक आ गया।
फिर एक जो है जो लिक्विड या आपको एयर के थ्रू होता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, इसे ड्रैग भी कहा जाता है। इसमें जो है सॉलिड में हमने स्टैटिक को डिफाइन किया, लिमिटिंग को किया, काइनेटिक को किया, और काइनेटिक के दो पार्ट होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आते हैं हम लोग आते हैं क्या कि फ्रिक्शन एंड नेसेसरी एविल, कि ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, है ना, कितने नेसेसरी हैं, साथ ही साथ ये हमारे लिए एविल भी है, यानी कहने का मतलब कि ये हमारे दुश्मन भी हैं, कि ये आपको फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानें कि इसके नेसेसरी कंडीशन होने के पीछे क्या राज है, जो राज है वो जान लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसके एडवांटेज क्या हैं, कि अगर फ्रिक्शन है तो इससे हमको फ़ायदे क्या हैं। तो एक हम देख लेते हैं एडवांटेज। क्या देख लेते हैं? एडवांटेज। तो आप गौर करो उस काम के बारे में जो आप पर डे तो कर रहे हैं, लेकिन इस फ्रिक्शन के अलावा जो है हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि अगर हम इस पेन को ही क्या करते हैं अपने हैंड में, है ना, हैंग किए हुए हैं या होल्ड किए हुए हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर हम इससे इस पे लिख पा रहे हैं तो ये क्यों? तो ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी किसी कॉपी में अगर थोड़ा सा भी ऑयल बटर कुछ लगा हो तो उस पर लिखना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। ठीक है ना। या किसी स्मूथ सरफेस पे लिखना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होते हैं। तो देखो एक नेसेसरी एविल हुआ कि हम लिख भी पाते हैं, किस कारण से? फ्रिक्शन के कारण से। ठीक है ना। किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, कैच कर पाते हैं, तो किस कारण से? फ्रिक्शन से। तो ये इसके एडवांटेज हो रहे हैं, ये इसके क्या हो रहे हैं? एडवांटेज। इसके अलावा एक मैच स्टिक को बर्न करना भी, है ना, ये विदाउट फ्रिक्शन संभव नहीं है। हम चल पाते हैं, खेल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, इन सभी के पीछे क्या है? फ्रिक्शन है। अगर मान लो कि सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, सही से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो विदाउट फ्रिक्शन जो है हम इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते। ठीक है। घूमना, चलना, दौड़ना, ये जो है लिखना, इन सब चीज़ों में हमें क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। अगर ब्रेक अप्लाई नहीं हो तो ऐसे केस में बाइक, गाड़ी, जो कुछ भी है वो स्किड कर जाएगा, समझे ना, आपको स्लिप कर जाएगा, रुकेगा नहीं, तो फिर हमारा क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ हम जानबूझकर फ्रिक्शन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ताकि बॉडी जो है ब्रेक अप्लाई करने पे रुक जाए और एक्सीडेंट ना हो या स्लो डाउन हो जाए हमारी गाड़ी। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज थे किसके? फ्रिक्शन के, है ना। इसके अलावा जो है इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? तो गौर कीजिए कि डिसएडवांटेज जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो हमने पहले भी पढ़ा कि वियर एंड टियर होता है ना, कि कपड़े हमारे फट क्यों जाते हैं, तो ये ड्यू टू फ्रिक्शन ही हो रहे हैं। सोल्स जो हैं वो आपको स्मूथ क्यों हो जाते हैं, है ना, ग्रिप अच्छा नहीं होता है। बारिश के मौसम में हम लोग कभी स्लिप कर जाते हैं कहीं, है ना, क्यों? क्योंकि ग्रिप जो है वो कम हो गया रहता है, उसके जो ग्रूव्स होते हैं शूज़ के अंदर, है ना, वो फ्लैट हो गए रहते हैं, स्मूथ हो गए रहते हैं। तो हम जैसे ही किसी सरफेस पे पैर रखते हैं वो क्या हो जाता है? स्लिप कर जाता है। ठीक है। तो वियर एंड टियर हो रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं और उसका जो रिजल्ट इन वर्क होना चाहिए, है ना, वो उतना नहीं हो पाता। तो हमारा क्या हुआ? लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रहा है बॉडी के अंदर, है ना। तो यहाँ भी हमारा एक तरह का लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, या इसे डिसेप्शन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेप्शन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं।
तो ये इनके क्या हो रहे हैं, डिसएडवांटेज हो रहे हैं। आप एक तरह से देखो कि अगर हमारा मशीनरी पार्ट जो है वियर एंड टीयर ही हो रहा है, तो एक तरह से हमें ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली डैमेज कर रहा है, यानी हमारे पैसे जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, है ना। तो ये सब थे हमारे फ्रिक्शन एंड नेसेसरी एविल, कि ये आपको हमारे लिए एडवांटेज भी है और क्या है, डिसएडवांटेज भी है। In next video we will learn about the how to increase है ना और decrease the amount of friction। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।